नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन करती हूँ आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम संतान सुख में। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उन तमाम लोगों की जिंदगी में एक आस जगाते हैं जो लोग परेशान हो गए हैं, जो लोग लगातार डॉक्टर के पास जा रहे हैं लेकिन उनको उम्मीद नहीं मिल पा रही है, आशा की वो किरण नहीं मिल पा रही है और वो निराश हो चुके हैं। अगर आपके विवाह को बहुत वर्ष बीत चुके हैं लेकिन अभी तक आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है, कारण कुछ भी हो सकता है। आपके पीरियड्स टाइम पर ना आना, आपको AMH की प्रॉब्लम होना, ये किसी भी तरह का कोई भी कारण हो सकता है। अगर आप भी इन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं तो हमारा आज का ये कार्यक्रम बस आपके लिए है, क्योंकि कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताया जा सकता है कि कैसे आप अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं, कैसे आप अपने घर में एक संतान सुख को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आपके घर आंगन में एक नन्हे मुन्ने बच्चे की किलकारियां गूंज सकती हैं। तो हमारे साथ कार्यक्रम में बने रहिए और आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, आपका मार्गदर्शन करने के लिए और आपके घर में एक नन्हे मुन्ने बच्चे की किलकारियों को गुंजवाने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर नरेंद्र राठी जी। चलिए सबसे पहले मिलकर स्वागत करते हैं डॉक्टर नरेंद्र राठी का। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने कहा कि आज के क्या, अगर हम शादी करते हैं तो सबसे बड़ा हमारा जो जीवन में सबसे पहली, शादी के बाद जो सबसे पहली चीज़ होती है उसके लिए बोला जाता है कि अब दादा दादी बोलते हैं कि हमें पोते का मुंह कब दिखा रहे हो और नाना नानी बोलते हैं कि हमें दोते का मुंह कब दिखा रहे हो। लेकिन अगर हम आज के समय की बात की जाए तो आज का समय कुछ ऐसा सा हो गया है कि उन चीज़ों से, उन सुख से हम वंचित से होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी परिवार में आपको एक ना एक जोड़ा ऐसा मिल जाएगा जिसे ये समस्या हो सकती है, ये परेशानियां हो सकती है। तो आजकल जो ये समस्याएं बढ़ रही हैं संतान सुख ना हो पाने की, ये किन कारणों से बढ़ रही है, क्या कारण हो सकता है, इसके बारे में जानना चाहूँगी। देखिए, सबसे पहले ज़रूरी ये है कि शादी आप टाइम पे कर लीजिए। यदि आप शादी टाइम पे कर लेते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि कंसीविंग के लिए, मतलब देखिए जब पीरियड आते हैं वो करीबन 16 साल की उम्र में पीरियड शुरू हो जाता है। तो 16 साल के बाद में जो अंडे की स्थिति है वो बहुत अच्छी होती है और जैसे ही, मतलब जो मेन फोकस होना चाहिए 27 साल से लेके और 32 साल के बीच में पहला बच्चा हो जाना चाहिए। यदि आपका बच्चा 27 साल से और 32 साल के बीच में नहीं हो रहा है तो आगे चल के प्रॉब्लम आपको होंगी। तो एक तो शादी समय पे कीजिए और ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है, पहला बच्चा आप जल्दी से जल्दी कर लीजिए और 2-3 टेस्ट आप अपने ज़रूर करा लीजिए, जिसमें हम लोग बार बार बताते हैं कि AMH का टेस्ट ज़रूर होना चाहिए और साथ साथ में आप एक अंडे की क्वालिटी ज़रूर देख लीजिए कि अंडा रैप्चर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये 2-3 चीज़ें होती हैं। और थोड़ा सा जो आपने अभी एक शब्द बोला, निराशा से दूर रहें, आशावान रहें। यदि आप आशावान नहीं हैं और निराशा में रहेंगे तो आपका ब्रेन अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा। जब आपका ब्रेन अच्छी तरीके से काम नहीं करता है तो आपके जो हार्मोन्स हैं वो अच्छी तरीके से नहीं निकलते हैं। यदि हार्मोन्स अच्छे नहीं निकलेंगे तो आपका एग रैप्चर अच्छी तरीके से नहीं होगा। एग रैप्चर नहीं हुआ तो आपको संतान होने में दिक्कत आएगी। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो यदि आप करते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इन पे जरूर फोकस करना चाहिए कि पहला बच्चा आप जितना जल्दी हो सके आपको कर लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, जब भी हम संतान सुख की बात करते हैं तो IVF एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आज के समय की अगर बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें संतान सुख की प्राप्ति हुई है। बहुत सारे लोग जो कई वर्षों से निराश थे, जिन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, उन्होंने IVF के माध्यम से संतान सुख को प्राप्त किया है। लेकिन अब अगर आज के समय में भी हम बहुत सारे लोगों की ऐसी बात की जाए, जैसे हम गांव की बात करें, दूर दराज की बात करें, तो वहाँ के लोग आज भी जागृत नहीं हैं। वो नहीं जानते कि IVF है क्या, IVF का प्रोसेस है क्या, वो समझना ही नहीं चाहते हैं या वो जानते ही नहीं हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सभी समस्याओं की जड़ मतलब आपको ये है कि आपको पता होना चाहिए जानकारी, जो एक शब्द कहते हैं हम जानकारी। जानकारी का यदि आपको अभाव है तो आप परेशान होते रहेंगे। तो मतलब हर चीज़ के बारे में आप जानकारी कीजिए और कम से कम 2-3 डॉक्टरों से आप पूछिए। IVF बहुत लंबी प्रक्रिया नहीं है, बहुत छोटी सी प्रक्रिया है। पर जो हम लोग आजकल देख रहे हैं, यदि आप लेट होते हैं तो IVF की सफलता दर भी घट के काफ़ी नीचे आ जाती है। यदि आप IVF का भी प्लान बना रहे हैं तो बहुत जल्दी बनाइए और जल्दी जाके आप अपना IVF प्लान कर लीजिए। पर
ज्योति जी सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखोगे कि आईवीएफ से भी कई बार रिजल्ट नहीं मिल पाते। तो समस्या वहाँ आती है कि आखिर हम लोग करें क्या। तो हमारा जो प्रोग्राम करने का जो ध्येय है वो यही होता है कि हम सभी को ये समझा सकें कि आखिर हमारे जो ग्रंथ हैं वो क्या कहते हैं, जो टेक्नोलॉजी है वो क्या कहती है, पौराणिक जो लोग हैं वो भी क्या कहते हैं। तो उन सब का ही समावेश करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। यदि कोई ये चाहता हो कि मैंने 1,00,000 या 2,00,000 रुपए खर्च किए और कल मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए, वो संभव नहीं है। देखिए हम लोग काफ़ी दिनों से काम कर रहे थे, पहले तो सैरोगेसी हो भी रही थी, आजकल तो कुछ बैन हो गई हैं कॉमर्शियल सैरोगेसी में। तो हम वहाँ ये देखते थे कि यदि अच्छा स्पर्म, अच्छा अंडा नहीं है, यदि हम लोग सैरोगेसी तक भी जाते थे तो वहाँ भी बच्चा नहीं हो पाता था। तो इसमें हम लोग जब अपनी ये जो दवाइयां हैं उनका उपयोग करके देखते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट, कई बार तो ऐसे रिजल्ट मिलते हैं कि आप पूछिए मत कि इतने अच्छे रिजल्ट हम लोगों को इन दवाइयों से मिलते हैं। और मैं आज आपके पास में कटिंग भी लेके आया हूँ, वो भी दिखाऊंगा और कैसे हम लोग आगे काम करते हैं उसके बारे में भी बताऊंगा। तो ज़रूर प्रोग्राम के साथ आप बने रहिए और देखते रहिए, और हम लोग बताएंगे इसके बारे में। पूरी चर्चा इसी विषय पर रहेगी हमारी, और जो भी आपका भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए, फिर मैं बताता हूँ उसके बारे में आपको। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं संतान सुख के विषय में और इसके साथ ही बात कर रहे हैं आईवीएफ के बारे में। तो डॉक्टर साहब, ये तो हमने बात की मेडिकल साइंस की और प्रोसेस की, क्या बात होती है, हमारे शरीर में कौन कौन सी कमियां होती हैं जिनके कारण से हमें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है, या हमें कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए। लेकिन अगर बात की जाए आयुर्वेद के साथ, आप हमेशा ज्योतिष को जोड़ते हैं, आप हमेशा ग्रंथों की बात करते हैं, आप हमेशा बोलते हैं कि हमारे ग्रंथों में ये लिखा हुआ है, इस पेज पर, इस अध्याय पे ये लिखा हुआ है और आप इसे करेंगे तो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। तो ये जो आपने आयुर्वेद के साथ ज्योतिष को जोड़ा है, इससे बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ है, बहुत सारे लोगों को संतान सुख की प्राप्ति हुई है। ये आपने कैसे जोड़ा, क्यों जोड़ा, क्या कारण है, मैं चाहूंगी इसके बारे में आप जरूर बताएं। देखिए, इसके बारे में ग्रंथों में लिखा हुआ है, इसमें कोई ये कहे कि मैंने जोड़ा, मैंने नहीं बिल्कुल जोड़ा है। जो ग्रंथों में लिखा हुआ है वो मेरा प्रयास होता है कि मैं आपको बताऊं। अच्छा, ग्रंथ क्या कहते हैं? ग्रंथ जैसे आप चरक संहिता आप लीजिए, दो चीजें हैं, दो तरह के ग्रंथ हैं हमारे पास में। एक वो ग्रंथ हैं जो पूर्व काल से चले आ रहे हैं, दूसरे ग्रंथ वो हैं कि जो हम लोग क्या नाम है, अभी कुछ लेखकों ने लिखे हैं हम लोगों के लिए। तो हम लोग करते क्या हैं कि जो अभी लेखक के ग्रंथ हैं जो सिलेबस में हैं वो पढ़ाया जाता है। जो पूर्व के जैसे चरक संहिता है, सारंग संहिता है, या जो भाव प्रकाश है, या भेषज रत्नावली है, इन ग्रंथों को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता है कॉलेजों में। तो जो हमारे जैसे चिकित्सक हैं उनको भी नहीं पता कि क्या होता है। अभी मैं आपके पास में एक कटिंग लेके आया हूँ, ये एक पेज है भेषज रत्नावली का और पृष्ठ संख्या है 30। तो इसमें लिखा हुआ है, इसमें बताया हुआ है कि खुद बुक्स में लिखा हुआ है। देखिए, ये जो लिखा हुआ है ये बुक्स में लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है समय के बारे में बताया, जो आप पूछ रहे थे कि ज्योतिष में क्या लिखा हुआ है। इसमें ये लिखा हुआ है कि यदि देवता मंत्र औषध रत्न सब फल देते हैं, यदि समय अनुकूल ना हो तो दिव्य प्रभाव वाली औषधियां भी आपको, मतलब जो आपके अनुकूल होनी चाहिए, वो नहीं होती हैं। तो हम लोगों ने देखा कि ये समय क्या होता है, तो उसकी वजह से हम लोगों ने ज्योतिष को खंगाला कि जब ये लिखा हुआ है कि दिव्य प्रभाव वाली भी औषधि, कुछ जो हम लोग वर्णन करते हैं कि कुछ औषधियां हैं जो दिव्य प्रभाव वाली हैं। दिव्य प्रभाव वाली औषधियों में जो गणना होती है, एक हमारा अष्टक वर्ग आता है और एक हमारी जो दवाइयाँ होती हैं शतावर, अश्वगंध और अष्टक वर्ग, ये दिव्य औषधियों में आती है। तो इनका देने का मतलब ये होता है कि आपको रिजल्ट विदिन 1 मंथ नहीं, 15 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। तो जब हम ये दवाई दे रहे हैं पर समय अनुकूल ना हो, तो अब हम लोगों ने देखा कि आखिर समय ऐसी क्या चीज़ है, इसकी वजह से जो नहीं हो रहा है, तो हम लोगों ने ज्योतिष का सहारा लिया। तो जो आपका दूसरा क्वेश्चन था कि भाई ज्योतिष को आप क्यों मिलाते हो, तो ज्योतिष क्या कहता है, और फिर मैं दोबारा फिर आयुर्वेद पे आऊँगा। ये पराशर होरा शास्त्र है। किसी भी आप ज्योतिषी से जब बात करेंगे तो वो पराशर का नाम लेगा। 2 तरह के ज्योतिषी आपको मिलेंगे, एक लाल किताब वाले मिलेंगे, एक पराशर होरा शास्त्र वाले मिलेंगे, एक और भी ज्योतिषी हैं। तो मैंने इसका विधिवत, मैं एक कहूँ कि एक विद्यार्थी हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा ज्योतिषज्ञ नहीं हूँ। तो विद्यार्थी होने के नाते एक जिज्ञासा होती है कि भाई बुक्स में क्या लिखा हुआ है। तो देखिए, ये पृष्ठ संख्या है इसका 130 के करीबन है, और इसमें जो आता है 86 ये अध्याय है, इसमें लिखा हुआ है पूर्व श्राप फल। तो ये जो चर्चा है ये माँ पार्वती और भगवान शिव की ये चर्चा है, और इसमें ये बताया गया है कि कुछ ऐसे पूर्व जन्मकृत कर्म हैं जिसकी वजह से आदमी को संतान की परेशानी होती है।
तो संतान की परेशानी के लिए जैसे हम लोग कहते हैं कि एक आत्मा का ज़रूर होना, चरक संहिता तो यही कहती है कि स्त्री बीज, पुरुष बीज और एक आत्मा, यदि 3 चीज़ों का मिलन नहीं होगा तो बच्चा नहीं होगा। जो मैं आपको पहले कह रहा था कि जब हम लोग सेरोगेसी की तरफ जा रहे थे और उसमें हम लोग देख रहे थे, तो उसमें हम लोग देखते थे कि स्पर्म को मिलाते हैं, अंडे को मिलाते हैं, पर कोई एक्टिविटी नहीं होती है। तो वो एक्टिविटी जब होती है उसको ही आत्मा बोलते हैं। तो यदि आप देखोगे ना, जिसके घर में कोई संतान आती है तो एक अलग प्रभाव हो जाता है। वो प्रभाव यही होता है कि एक अलग आत्मा आ गई। आपने तो कभी कभी ये भी देखा होगा कि आपके यहाँ कोई वर्कर भी काम करने के लिए आ गया और कोई दिव्य प्रभाव वाला वर्कर है, तो आपके घर की चीजें बदल जाती हैं। पॉजिटिविटी बहुत, मतलब ये पॉजिटिव आदमी का होता है। तो इसी तरह से यदि कोई आत्मा आती है तो आत्मा का ही वर्णन उसमें लिखा हुआ है। फिर आपने जैसे कहा मंत्र विज्ञान, मंत्र विज्ञान चरक संहिता के शुरू के पृष्ठ में ही दिया हुआ है कि आप मंत्रों के बिना औषधि को नहीं देंगे। जो मैं आपसे कह रहा था कि भाई क्या लिखा हुआ है, देखिए अब ये क्या पढ़ के कहता है और कौन सा मंत्र कहता है, ये भी आपको बताया जाता है। ये कहता है कि जब आप दवाई आप बना रहे हैं तब कैसे बनाएं। इसमें जो अष्टक वर्क है, विदारी, चीर विदारी और दारू हरिद्रा, सालपर्णी, मतलब इन सब का वर्णन करने के बाद में उसने लिखा हुआ है कि शुभ नक्षत्र, शुभ तिथि, शुभ वार को ये शब्द आते हैं। प्रथम स्नान आदि होकर गणेश आदि, शंकर आदि, पार्वती आदि की पूजा करके, नमस्कार करके, जो पाक प्रवीण चिकित्सक है वो गायत्री आदि मंत्र का जाप करके, अब देखिए उसने क्या अपने आप को बचा लिया, गायत्री आदि मंत्र का जाप करके। ऐसा नहीं है कि भाई आप गायत्री का ही जाप कीजिए, आपके यहाँ जो भी चलन में है उसका जाप कीजिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बुक्स कह रही है। अच्छा, इसको हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग बताते नहीं है किसी को भी। यदि हम लोग बता देते हैं तो उसकी समस्या वहीं हल हो जाती है। अच्छा, डर ये भी होता है कि सामने वाला मानेगा या नहीं मानेगा। तो चिकित्सक के सामने भी समस्या है जो हम लोग देख रहे हैं। हम लोग भी देखते हैं सारी बातें हमारी कोई मान्य कि जी यदि मंत्रों से ही होती तो फिर मैं मंत्रों से ही बच्चा कर लेता। हाँ, कई बार मंत्र करके भी पेशेंट आते हैं। अच्छा, जो मंत्र करके आते हैं और उनको हम जब दवाई देते हैं तो बहुत जल्दी ही रिजल्ट मिलते हैं, ये हम लोगों ने देखा है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ज्योतिष में से जो आपको लेना है वो ज्योतिष से लीजिए, जो आयुर्वेद से लेना है वो आयुर्वेद से लीजिए, जो आपको एलोपैथ से लेना है, यदि आपको आईवीएफ कराना है तो 2 चीज़ आप पहले करा लीजिए। हर आदमी क्या चाहता है, भाई मुझे बच्चा हो जाए। तो बच्चे करने के लिए जो करना है ये हम लोगों ने प्रैक्टिकली देखा है। मतलब कई सालों से जो हम लोग कर रहे हैं, पहले हम लोग भी खुल के नहीं बताते थे क्योंकि हमारे पास में भी एग्जाम्पल नहीं थे कि भाई बच्चा, कई बार तो ये भी हम लोगों ने देखा है कि जब बच्चे को मतलब अपनाने को तैयार नहीं होते पेशेंट, जब हम लोग देखते थे तो उसमें क्या होता है, लगाव नहीं होता है। पर अब जब मंत्र विज्ञान करके और जब दिव्य आत्मा लेके आप जाते हैं, आपका घर, आपकी खुद की सोच, आपकी मतलब आर्थिक स्थिति, मैं यहाँ तक भी देखा है कि आर्थिक स्थिति बदल जाती है आदमी की। तो ये सब जो गुण हैं, दिव्य जो गुण हैं, यदि इस तरह से करते हैं, देखिए 2 चीज़ें होती हैं। एक हम लोग चिकित्सा कहते हैं असुरी चिकित्सा, एक कहते हैं दिव्य चिकित्सा। जो हम लोग दवाई देके और ये चिकित्सा करते हैं, ये दिव्य चिकित्सा है जी। और जो हम लोग आईवीएफ करते हैं, मतलब जिसमें भी हम लोग सर्जरी, एक शब्द आता है, तो सर्जरी जो शब्द है वो असुरी चिकित्सा का आता है। तो असुरी चिकित्सा में हम लोग आपको करके देंगे। उसमें होता क्या है, यदि आपके एग काम नहीं कर रहे हैं तो हमने एग बाहर से ले लिए, डोनर एग का आपने सुना होगा कि डोनर एग ले लिए। तो ये जो दिव्य प्रभाव वाली औषधि हैं, यदि आप इनको लेके और करवाते हैं तो आपको संतान भी अच्छी मिलती है और साथ साथ में आपको जो रिजल्ट है बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। तो यही बताने का, जो मतलब आप पूछ रहे थे कि भाई क्या आप बताएंगे, तो यही वो था बताने का। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस विषय पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन कार्यक्रम में हमारे दर्शक भी हमारे साथ बने हुए हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, बहुत स्वागत है, नाम बताएं अपना। मैम मैं प्रिया बात कर रही हूँ। जी प्रिया जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैम हरियाणा से। जी बताएं क्या समस्या है प्रिया जी? मैम मुझे डॉक्टर जी से बात करनी थी। मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं जी, और मेरे मेंस्ट्रुअल टाइम पर नहीं आते हैं। कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं बट हो नहीं पा रहा है। जी देखिए, जैसा इन्होंने कहा कि मेंसेस टाइम पे नहीं आ रहे हैं, तो दवाई का वैसे मैं नाम बता देता हूँ और ये भी बताता हूँ कि वजह क्या होती है। दवाई हमारे यहाँ कुछ यूज़ की जाती है, 10 मोलारिस्ट का यूज़ किया जाता है। रज प्रवर्तनी वटी ले सकते हैं, पर यदि साइंटिफिक रूप से बात करें तो इसमें 2 हार्मोन्स इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, एक ईस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन। यदि मेंसेस नहीं आ रहे हैं तो उसकी 21 दिन की कुछ टैबलेट आती हैं, तो आप उनका उपयोग करके ले सकते हैं। और जो मेंसेस की जो हम लोग बात कर रहे हैं, मेंसेस रश्मि जी ये समझिए
ये समझिए कि जो जैसे एक किसान होता है और खेत में जब एक पानी डाल के वो तैयार करता है खेत को, उसी तरह से कुदरत ने जो हमारी ओवरी है उसमें से 2 हार्मोन्स निकालती है, ईस्ट्रोजन का और प्रोजेस्टेरोन का। यही उस गद्दी का निर्माण करते हैं कि जिस पे कि बच्चा आएगा। तो ये सबसे पहले अपना AMH का टेस्ट कर लें, जिससे कि हमें ये पता चले कि ओवरी कितना वर्किंग है। तो यदि ये अपना AMH का टेस्ट करा के आप भेजें तो हम लोग आपको बता पाएंगे कि वजह क्या है। और यदि आप खाली मेंसेस के लिए परेशान हो तो आयुर्वेद में दसमूला रिस्ट और साथ साथ में रज प्रवर्तनी का आप उपयोग करें, किसी चिकित्सक से बात करें, अपने आप बिल्कुल प्रयोग ना करें। और इसके साथ साथ में इन 2 ही दवाई से मुझे लगता है कि रिजल्ट मिल जाएंगे आपको। जी, तो बिल्कुल प्रिया जी, शादी को 2 वर्ष हो गए हैं और पीरियड्स भी आपके टाइम पे नहीं हैं, तो आप कौन सी मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में आपको डॉक्टर साहब ने बताया। इसके साथ ही AMH का टेस्ट करवाना भी आपके लिए ज़रूरी है, वो टेस्ट करवा लीजिए। और जब भी आप टेस्ट करवाती हैं अपनी रिपोर्ट्स आप देख सकती हैं, या फिर लगातार TV स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, अपॉइंटमेंट लेकर आप मिलने जा सकती हैं, बात कर सकती हैं। और कोई भी समस्या है, इनफर्टिलिटी से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी है, आप इस पर संपर्क कर बात कर अपनी परेशानी को, समस्या को दूर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जब भी बात करते हैं हम मंत्र की या फिर हम बात करते हैं ज्योतिष की, तो बहुत सारे लोगों का सिंपल सी बातें होती हैं कि हमें ये सब नहीं करवाना है, हमें IVF करवाना है, हमें मंत्र उच्चारण करके ही करवाना होता है, तो हम किसी पंडित के पास चले जाते हैं। हम क्यों आपके पास आए हैं, हम क्यों डॉक्टर के पास गए हैं, क्यों हम इतना पैसा लगा रहे हैं। लेकिन वो लोग नहीं समझ पाते हैं कि हम जहाँ हम रहते हैं, जो हमारी सभ्यता है, वहाँ मंत्रों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। मंत्रों में वो शक्ति है जो कोई भी हमारी परेशानी को, समस्या को दूर कर सकती है। ज्योतिष हमें उपाय भी बताते हैं और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ये छोटे छोटे उपाय ही हमारी ज़िंदगी बदल देते हैं, लेकिन लोग यकीन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब वो नेगेटिविटी बनी रहती है और वो यही रहता है कि पैसे आप कितने भी ले लीजिए, हम लोग ये चीज़ नहीं करेंगे। पर जब निराशा हाथ लगती है तो लोग मान जाते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, मैं तो यही कहूँगा कि उनमें जो अभी मैंने बताया आपको कि पूर्व श्राप का जो फल होता है वो नेगेटिविटी बनाता है, और कोई ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा, जब नेगेटिविटी बनी रहती है तो वो, अब जैसे बच्चा है, बच्चे को आप कहिए आप पढ़ लीजिए, कि नहीं जब पेपर होंगे तब पढ़ेंगे, तो वो तैयार नहीं होता है। पर रिजल्ट जब गड़बड़ में बीच बीच में 3 बार रिजल्ट लिए जाते हैं तो वो लिए इसलिए जाते हैं, जब बच्चे को अपने कम अंक आते हैं तो वो चुपचाप पढ़ाई में लग जाता है। इसी तरह से जब उनका IVF फेल होता है तो जब उनसे कहते हैं तो वो चुपचाप मान जाते हैं कि भाई हाँ ठीक है। तो वही समझाने का मतलब है कि भाई आप इतना पैसा लगा रहे हो, तो पैसा लगा रहे हो तो उसका फल आपको मिले। और समझाने का भी मतलब यही है, बुक्स दिखाने का भी मतलब यही है। कुछ लोग तो विश्वास ही नहीं करते कि भाई जो हम लोग बोल रहे हैं वो वाकई बुक्स में है या नहीं है। अच्छा, जैसे महाराज दशरथ की कहानी आप सुनते ही हैं कि भाई उन्होंने 1 शादी होगी, 2 शादी होगी, 3 शादी होगी और संतान नहीं हो पाई, तो उन्होंने एक यज्ञ का उपयोग किया। उसमें भी आप आता है कि एक फल दिया, वो फल कुछ नहीं था। आयुर्वेद में भी कुछ दवाइयों का नाम फल घृत के नाम से आता है, कुमार कल्पद्रुम घृत के नाम से आता है। तो दवाइयों का, जैसे मैंने अभी नाम लिया एक रज प्रवर्तनी वटी, मतलब रज को प्रवर्तन करने वाली, मतलब कुछ दवाइयों के तो नाम सिंपली लिखे हुए, नष्ट पुष्पांतक रस, मतलब कुछ हम लोगों को कुछ कहने का भी जरूरत नहीं होता, दवाई ही हम लोगों को बता देती है कि ये दवाई ये काम करती है। इसी तरह से बातें मान लेनी चाहिए। अच्छा, इस पे अभी बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हुई है, जो हमारे आयुर्वेद वाले हैं वो भी ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं, तो मतलब समाज में भी ये चीज़ें अभी उभर के नहीं आई हैं। अच्छा, जो पश्चिम देशों से आती हैं उन चीज़ों को हम बहुत जल्दी ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि वो एक ये होता है कि भाई वो लोग ये कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ की चीज़ें मतलब जैसे वही है ना कि अब मैं खुद ही बताऊँ, मेरा बच्चा ही है, वो यदि उसकी छोटा ही बच्चा है, 12-13 साल का है, पर उसकी जो सहेली कुछ कहेगी उसकी तो बात मान ली जाएगी, पर हम लोग कुछ कहेंगे या टीचर कुछ कहता है तो बात मान लेता है। तो हम भी जो कहते हैं तो शायद सही ही कहते होंगे। तो कहने का मतलब ये होता है कि समझ में नहीं आता है, तो यदि समझ में आने लगे तो फिर तो समस्या ही नहीं है। तो यही सब चीज़ें होती हैं कि भाई समझिए आप, और समझ के मतलब जैसे अब मैं कुछ बात बता रहा हूँ तो मेरी बातों को आप ये मत कहिए कि भाई ये बिल्कुल हम आपकी डॉक्टर साहब बात मान ले। हाँ, यदि मैंने कोई ज्योतिष की बात बताई है तो आप ज्योतिष वालों से भी बात कीजिए। यदि मैंने कोई ग्रंथ की बात बताई है तो आप जाइए खुद ग्रंथ देखिए। कुछ आयुर्वेद कॉलेजों में इन ग्रंथों का उपयोग नहीं किया जाता है, ये सब रिसर्च सेंटर की चीज़ें हैं। अच्छा, रिसर्च सेंटर की चीज़ों में तो आयुर्वेद वालों को भी नहीं पता, जो रिसर्च में जा रहे हैं उनको पता है, तो रिसर्च वाले आपको मिलते नहीं है, तो बताए कौन? अच्छा, कुछ लोग
बताना भी नहीं चाहते। कई मेरे बहुत अच्छे चिकित्सक हैं, तो हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया कि वो टीवी पे आएँ, बताएं, लोग बागों में जानकारियों का मतलब प्रसार करें। हम लोग कई बार मैं देखता हूँ टीवी पे, तो उसे देख के तो मैं टीवी पे आ जाता हूँ कि जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं या जिनको आयुर्वेद का ज्ञान भी नहीं है, वो आके टीवी पे आयुर्वेद की बात बताते हैं। बताइए, जिनको आयुर्वेद का ज्ञान है वो बता नहीं रहे। तो वो बताने का मतलब ये होता है कि कुछ लोग बताना भी नहीं चाहते, उनकी दाल रोटी बहुत अच्छी चल रही है, पर कुछ ये होता है कि जो हमारे पास ज्ञान है उसको हमें देना चाहिए। और जो ज्ञान यदि हम लोगों ने अपनी जेब में रख लिया तो समाज के लिए फिर किया क्या। तो हमारा जो प्रोग्राम करने का जो ध्येय है वो यही है कि जानकारियों का सबको बताया जाए। अब जैसे हम लोग जो भी कुछ कहते हैं, जैसे मैंने अभी बताया पराशर होरा शास्त्र में लिखा हुआ, भेषज रत्नावली में लिखा हुआ, तो बुक्स का नाम बताने का मतलब ये है कि आप उनको पढ़िए, देखिए, वो जो बता रही हैं आप उनको बस बात मान लीजिए उनकी, हमारी बात मत मानिए, और फिर देखिए आप रिजल्ट। और कई बार ये कोई ज़रूरी नहीं होता ज्योति जी के, कोई ज़रूरी नहीं कि दवाई आपको बिल्कुल जाते ही आपको रिजल्ट दे, ये कोई ज़रूरी नहीं होता। ये ब्लेम करने के लिए किसी भी डॉक्टर पे आप मत कीजिए, ये आपका समय नहीं आया तो हो सकता है आपको दवाई फ़ायदा भी ना करे। हम लोगों ने कई बार देखा है कि दवाई हम लोग देते हैं तो दवाई रिजल्ट नहीं देती है। तो वही जो अभी मैंने आपको एक जो श्लोक बोला कि देवता मंत्र औषध रत्न सब फल देते हैं, और जब समय अनुसार ना हो तो कोई फल नहीं देता। आप मंत्र के जाप कर लीजिए, आपको कोई फल नहीं मिलेगा। आप औषध का उपयोग कर लीजिए, आपको कोई फल नहीं मिलेगा। आप IVF भी करा लीजिए, तब भी आपको फल नहीं मिलेगा। पर आप पूरी तैयारी के साथ जाते हैं तो आपको अवश्य फल मिलते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं और आपको दे देता हूँ। भगवान राम गए रामेश्वर में, उन्होंने पूजा की और उनके पास में नल नील और ये सब कुछ थे और बहुत अच्छे अच्छे योद्धा थे। तो उनका मतलब ये था कि आप सब कुछ का उपयोग करें, पर पहले थोड़ा सा भगवान का ज़रूर नाम लें। जब भगवान ने खुद भगवान का नाम लिया है तो आप क्यों नहीं लेते हैं। अच्छा, इसके बाद में आप जो अपने इंजीनियर्स हैं, हमारे पास में भी बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, MS हैं, MD हैं, जिनसे हम लोग IVF की ज़रूरत होती है। तो मैं तो कभी IVF को बुराई नहीं मानता हूँ, मैं तो बार बार कहता हूँ ज़रूरत होगी तो बिल्कुल IVF कराएंगे। हाँ, जहाँ ज़रूरत नहीं है, देखिए 2 चीज़ें होती हैं, शरीर रचना, एक शरीर क्रिया। और यदि कई बार अंडे आपके उपयोग में नहीं आ रहे हैं तो हम लोग, मैं खुद कहता हूँ कि अंडे आप एक बाहर से ले लीजिए, पर संतान कर लीजिए। यदि आपने संतान अपने घर में कर ली तो आपकी स्थिति अलग ही होगी। ये मेरा समझाने का मतलब होता है। जी डॉक्टर साहब, आज जब हम IVF की बात करते हैं या फिर हम अपनी रिपोर्ट्स को लेकर बात करते हैं तो लोग खुलकर सामने ही नहीं आना चाहते हैं। लोग एक ना कहीं एक थोड़ी बहुत हेजिटेशन हमारे मन में रहती है कि अच्छा IVF करवा रहे हो आप, अच्छा IVF में क्या होता है, अच्छा IVF होता क्या है, वो आपका अपना बच्चा होगा, वो किसी और का बच्चा होगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं। तो अगर हम IVF अगर किसी को करवाना है तो अगर उसके स्टार्टिंग प्रोसेस की बात करें या फिर उसके स्टार्टिंग के टेस्ट की बात करें तो मैं चाहूँगी इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। देखिए, IVF में एक तो जैसे मैंने बताया कि स्पर्म की जांच करते हैं हम लोग, और इसके बाद में कुछ वायरल के टेस्ट होते हैं, मतलब ब्लड से टेस्ट होते हैं, वो हम लोग करते हैं। और इसके बाद में एक फॉलिकल स्टडी पहले भी करते हैं, और इसके बाद में मतलब कुछ ही टेस्ट हैं, बहुत ज़्यादा टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। और मेंसेस जैसे शुरू होते हैं हम लोग बुला लेते हैं। बुलाने के बाद में हम लोग कुछ मेडिसिन देते हैं जिसमें कि हम अंडे को मतलब स्टिमुलेट करते हैं, ओवरी को। जब स्टिमुलेट ओवरी को करते हैं फिर इसके बाद में कुछ करीबन 15 दिन की ये प्रक्रिया होती है। 15 दिन की प्रक्रिया में हम लोग ओवरी को स्टिमुलेट करके अंडे की जो संख्या है उनको बढ़ाते हैं और उनको मैच्योर करते हैं। इसके बाद में एक इंजेक्शन लगाते हैं जिससे कि अंडे रैप्चर हो जाए। तो ये करीबन 16वें दिन के आसपास का ये रहता है। इसके बाद में 48 घंटे के बाद में हम लोग बेहोश करके और इसके बाद में एक इंजेक्शन के द्वारा अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस में जो एग बढ़िया मैच्योर हो गया है वो हम लोग ले लेते हैं। और इसके बाद में 3 से 5 दिन हम लोग जो ब्लास्टो कहते हैं वो 5 डेज़ का होता है। और जो नॉर्मली कर रहे हैं हम लोग ब्लास्टो कुछ केसों में करते हैं, कुछ केस में मतलब डिसीजन उसी टाइम पे डॉक्टर लेता है कि हमें आगे करना क्या है। तो करीबन 3 दिन हम लोग एग को फ्रीज करके लेने के बाद में स्पर्म भी ले लेते हैं, दोनों को मिला के 3 दिन टेस्ट ट्यूब में रखते हैं। बहुत छोटी सी प्रक्रिया है, बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि पेशेंट नहीं देखता है, नहीं जानकारी है तो उसे लगता है बहुत बड़ी प्रक्रिया है। कोई ऐसी बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं है, कुछ डरना नहीं चाहिए। दवाइयाँ बदल गई हैं, अब पहले साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा आते थे, अब जो इंजेक्शन आ गए हैं तो वो बहुत अच्छे इंजेक्शन आ गए। और उसके आने के बाद में बहुत परेशान जो अच्छे सेंटर हैं वहाँ अच्छे इंजेक्शन यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, जब अच्छे इंजेक्शन यूज़ कर रहे हैं तो इसके बाद में एग निकालने के बाद में हम लोग 3 से 5 दिन जैसे मैंने आपको बताया वो हम लोग रखते हैं लैब में। जो हमारा
बच्चे बनाने वाले होते हैं, एम्ब्रियोलॉजिस्ट हम लोग उनको बोलते हैं, उनकी निगरानी में वो रहता है। इसके बाद में दोबारा 3 से या 5 दिन के बाद में हम लोग जैसा मतलब यदि यूट्रस की लाइनिंग अच्छी बनी हुई है तो हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसे ईटी कहते हैं हम लोग। तो एक जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है, इसके बाद में पेशेंट को उसके घर भेज दिया जाता है सेम डे। उस दिन भी कुछ पेशेंट मतलब कुछ सेंटर उस दिन भी बेहोश करके ही ईटी करते हैं, कुछ सेंटर बेहोश करके नहीं करते हैं, करना बेहोश करके ही चाहिए। अच्छा, इसके बाद में सेम डे पेशेंट को भेज दिया जाता है। जब हम लोग एग निकालते हैं उस दिन भी हम लोग सेम डे पेशेंट को भेज देते हैं, और जिस दिन मतलब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं उस दिन भी हम पेशेंट को घर भेज देते हैं। और इसके बाद में 10 से 12 दिन हम लोग इंतज़ार करते हैं, और इसके बाद में जो रिज़ल्ट हैं वो हमारे सामने होते हैं। रिज़ल्ट में मैं हाँ बिल्कुल आपको बताऊंगा कि एक पेशाब टेस्ट जो लोग किट से करते हैं, और एक होता है बीटा एससीजी। बीटा एससीजी को ही हम लोग कंसीडर करते हैं, मतलब मानते हैं कि बीटा एससीजी ही कराना चाहिए, और थोड़ा सा रुक भी जाना चाहिए 2-4 दिन के इंतजार में। कई बार हम लोगों ने देखा है कि कुछ लेट प्रेगनेंसी आती है तो वो बीटा एससीजी में आ जाती है, जबकि पेशेंट कई बार घबरा जाता है कि मुझे बच्चा नहीं हुआ। रीडिंग की बात की जाए तो 1000 से ऊपर की होती है तो बहुत अच्छी मानी जाती है, रीडिंग होनी भी चाहिए। तो ये प्रक्रिया सामान्य सी प्रक्रिया, इसके बाद में कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ना परेशान होने की कोई ज़रूरत होती है। और अच्छा, बहुत कुछ करने के लिए डॉक्टर के पास में नहीं होता, और कई बार मन में भय रहता है कि मेरा बच्चा अब मतलब यदि कंसीव हो गया है तो मैं ये ना करूं, वो ना करूं, या कहीं बच्चा ना ख़राब हो जाए। तो बच्चा यदि देखिए चलने वाला होगा वो चलेगा, बच्चा ख़राब होने वाला होगा, कोई डॉक्टर कहीं पर कोई ऐसी दवाई नहीं है कि वो बच्चे को रोक ले। देखिए 23 गुणसूत्र स्पर्म से आते हैं, और 23 गुणसूत्र जो आते हैं वो ओवम से आते हैं, मतलब अंडे से आते हैं। दोनों को मिलके मतलब 46 पे पिलर हम लोग सब का जो निर्माण होता है वो 46 मतलब ये गुणसूत्र पिलर हैं हमारे शरीर के। यदि इसमें कोई दिक्कत है तो आपका हैबिचुअल अबॉर्शन होगा, बच्चा आपका खराब होगा। यही सब वजह हैं। मेडिसिन को जो हम लोगों ने देखा, प्रैक्टिकली देखा है कि इस पे काम करती है। जब हम लोग दोनों को दवाई खिलाते हैं, और इसके बाद में जैसे बताया मैंने, उनको भी कहा था कि आप ये कीजिए, और उन्होंने माना। मानने के बाद में उनका ना अगली बार जब हुआ तो ना तो उनका बीपी बढ़ा 5th मंथ पे, ना कोई ऐसी परेशानी हुई, और पूरा कंसीव मतलब वो कंसीव से लेके और डिलीवरी तक कोई दिक्कत उन्हें नहीं आई। और नॉर्मल डिलीवरी उन्होंने डर की वजह से एम्स में जाके कराई, जबकि मैंने कहा था आप कहीं भी करा सकते हैं। नॉर्मल डिलीवरी का जो खर्चा होता है करीबन 15 से 25 हज़ार में हो जाती है। जी। तो मैंने बताया था इतना ज़्यादा खर्चा नहीं है, क्यों आप परेशान हो रहे हो? कि नहीं जी, कुछ बच्चे को ना हो जाए, क्योंकि उम्र भी उनकी 35 से ऊपर हो गई थी, तो काफ़ी दिन से परेशान भी थे। तो उन सब बातों को लेके वो इस बात को परेशान थे कि कभी बड़ा हॉस्पिटल है तो वहाँ सब कुछ नॉर्मल होगा। तो पर ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ भी वो बता रहे थे कि नॉर्मल डिलीवरी हुई जी, कुछ नहीं हुआ। बेचारा उस दिन जिस दिन उसने फ़ोन किया आंखों में से उसके आंसू थे। मैंने क्या हुआ? कहने लगे जी आज बहुत खुश हूँ, मैं भी खुश हूँ, मेरे फादर भी खुश हैं, और बड़े मतलब हमारे घर में आज खुशी के पल हैं। तो कई बार हमें मौका मिलता रहता है ऐसे खुशियों के पल मतलब लेने का। तो बिल्कुल दर्शकों, आज हमने बात की संतान सुख को लेकर। अगर आप भी संतान सुख से वंचित हैं तो लगातार टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं इन पर कॉल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स डॉक्टर साहब के पास हैं जो लोग आते हैं और कई वर्षों से निराश होते हैं, लेकिन जाते जब हैं तो वो कहते हैं ना कि झोलियां भर जाती हैं, मतलब संतान सुख की प्राप्ति हो जाती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में भी एक नन्हे से बच्चे की किलकारियां गूंजे तो आप भी नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं, और मन में जो भी सवाल है, जो भी आप डॉक्टर साहब से बात करना चाहते हैं, अपनी परेशानियों के बारे में उनसे डिस्कस करना चाहते हैं, ज़रूर करें और फिर देखें कि कैसे तमाम परेशानियाँ समस्याएँ दूर हो जाती हैं। तो डॉक्टर साहब आप स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों को IVF के बारे में बताया, और इसके साथ ही मंत्रों का हमारे संतान सुख से क्या कनेक्शन है इसके बारे में भी बहुत अच्छे से आपने तमाम जो बातें हैं वो एक्सप्लेन की। तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार।